BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की कक्षा 10वीं कक्षा में हमारा आज का विषय है गणित भाग पहला। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे जिस पाठ पर, वह पाठ है 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण, जो कि पहला पाठ है आपके पाठ्यपुस्तक में, लेकिन उसका भाग तीसरा हम आज जानेंगे। उसका उपयोजन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पार्ट 3, जिसमें हमारा आज का घटक होगा 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण का उपयोजन, अर्थात एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, युगपत समीकरण का उपयोजन। 2 चरांकों वाले 2 रेखीय समीकरणों का साथ में विचार करेंगे, या यूं कहें कि युगपत समीकरण का किस तरह से व्यवहारिक उदाहरणों में हम उपयोग करेंगे, उस पर हमारी आज की चर्चा होगी। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इसके पहले के जो हमने लेसन देखे थे इस पाठ के संदर्भ में, उसमें हमने युगपत समीकरण हल करने की पद्धतियां समझी, जिसमें हमने देखा आलेख पद्धति का उपयोग करके ग्राफ मेथड द्वारा किस तरह से हम युगपत समीकरण का हल खोजते हैं। उसके बाद क्रेमर के नियम से निश्चयक पद्धति डिटर्मिनेंट्स द्वारा हमने युगपत समीकरण हल करने की पद्धतियां देखी। और इसके पहले की कक्षाओं में हमने एक चरांक का मान निरसन करना यानी एलिमिनेशन मेथड से भी युगपत समीकरण हल करने की पद्धति हम जानते हैं, जो कि कक्षा 9वीं में इसका हमने भरपूर अध्ययन किया है। और चौथा था एक चरांक का मान दूसरे चरांक के रूप में रखकर निरसन करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका प्रयोग भी हमने कक्षा 9वीं में किया था। तो कक्षा 10वीं में हमने सामान्य समीकरण में, जो कि आलेख पद्धति और निश्चयक पद्धति से हल किया, तो दिए गए समीकरण को, युगपत समीकरण को इन 2 पद्धतियों से हल करना, यह कक्षा 10वीं में है। जबकि अब हम जब उपयोजन करेंगे, व्यवहारिक उदाहरण करेंगे, तो उपयोजन में हम किसी भी पद्धति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है। आप 4 में से जो पद्धति आपको आसान लगे उन्हीं पद्धतियों का हम प्रयोग करेंगे। सामान्य तौर पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, निरसन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे युगपत समीकरण का उपयोजन। उपयोजन मतलब क्या? दैनिक जीवन के गणितीय उदाहरण को युगपत समीकरण के रूप में लिखकर उसका हल खोजने की जो प्रक्रिया है, वही युगपत समीकरण का उपयोजन है। किसी भी समीकरण का, चाहे वर्ग समीकरण हो, युगपत समीकरण हो, अगर हमें
दैनिक व्यवहारिक उदाहरण में हम उसका प्रयोग करते हैं तो वही उसका एप्लीकेशन या उपयोजन होता है। एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। किसी आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ शर्तें दी गई होती हैं, कुछ जानकारियाँ दी गई होती हैं। उन्हीं जानकारियों, उन्हीं शर्तों का प्रयोग करते हुए पूछी गई जानकारी का मान हमें ज्ञात करना होता है। और यह उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 20 पर दिया गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, किसी भी व्यवहारिक उदाहरण को हल करते समय हमें कुछ स्टेप्स, कुछ सोपान को ध्यान में रखना होता है। और वही सोपान हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो काम है वह बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सिंपल से स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, तो पहले शाब्दिक उदाहरण को ध्यान से पढ़ना है। और जब ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा दूसरा स्टेप आएगा कि उदाहरण में दी गई जानकारी के आधार पर व्यंजक के लिए चरांक ABCD XYZ LMN किसी का भी प्रयोग करना है और समीकरण तैयार करना है। उसके बाद समीकरण एक बार तैयार हो गए तो हम उन्हें किसी भी पद्धति द्वारा हल करेंगे और चरांक का मान ज्ञात करेंगे और चरांक के मान द्वारा व्यंजक का मान रखेंगे। तो व्यंजक मतलब किस घटक की हमें जानकारी को चरांक के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई, ये जो राशियाँ हैं यही पूछा गया है और इसी को हमें मानना होगा। और जानकारी जो दी गई है इन दोनों के संदर्भ में लंबाई और चौड़ाई के बारे में, पहला है कि परिमिति दिया गया है, दूसरा है लंबाई और चौड़ाई का आपस में संबंध दिया गया है कि लंबाई दुगनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है। इन दो जानकारियों के आधार पर हमें 2 रेखीय समीकरण बनाने होंगे, 2 चरांक वाले, और फिर युगपत समीकरण की विधि द्वारा हल करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, लंबाई और चौड़ाई ये 2 व्यंजक हमें मानना होगा प्रश्न के अनुसार। तो माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई y सेंटीमीटर है। हमने 2 चरांक यहाँ पर मान लिए। अब जानकारियों को, शर्तों को ध्यान से देखेंगे। पहला शर्त क्या है कि परिमिति 40 है। लंबाई और चौड़ाई हमने मान लिया है और परिमिति दिया गया है, तो हम परिमिति के हिसाब से बनाएंगे एक समीकरण। परिमिति बराबर 40 सेंटीमीटर दिया गया है और हम जानते हैं किसी भी आयत की परिमिति बराबर होती है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2x धन y, x लंबाई y चौड़ाई है, बराबर 40 सेंटीमीटर, जैसा कि परिमिति दिया ही गया है। इसको सरल करेंगे कोष्टक तोड़ते हुए तो हमें मिलेगा 2x धन 2y बराबर 40। 2 से भाग दे देंगे और सरल रूप हो जाएगा। दोनों पक्षों में x प्लस वाई बराबर 20। हमें एक यह समीकरण मिला 2 चरांकों वाला। पहली शर्त के अनुसार हमें एक समीकरण मिला। इसी प्रकार दूसरी जो शर्त है उसको ध्यान से देखेंगे तो वह शर्त है कि लंबाई जो है, लंबाई वो चौड़ाई की दुगनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंबाई x ये किसके बराबर है, ये बराबर है चौड़ाई की दुगनी, मतलब गुणे 2, और उससे 2 सेंटीमीटर अधिक, मतलब धन 2 ज़्यादा। तो यह शर्त को पूरा करने वाला एक समीकरण बना। इसको सरल रूप देंगे तो x बराबर 2y धन 2। पक्षांतर करते हुए दोनों चरांकों को एक तरफ लाएंगे। x ऋण 2y बराबर 2।
इस तरह से हमें यह एक दूसरा समीकरण मिला। अब चूंकि हमें दो समीकरण मिल गए हैं, अब युगपत समीकरण को हल करने की अपनी किसी विधि का प्रयोग करते हुए x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 का निरीक्षण करने पर x के गुणांक समान दिखाई दे रहे हैं, मतलब संख्या के रूप में चिन्ह को छोड़ देंगे। x का गुणांक पहले समीकरण में 1 है और दूसरे समीकरण में भी 1 है। तो चूंकि गुणांक के अंक समान है, तो हम जोड़ या घटाने की क्रिया द्वारा x का निरसन कर देंगे। दोनों धनात्मक है तो घटा देंगे तो x और x कट जाएगा। एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा तो जोड़ने पर कट जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो निश्चित है 1 ऊपर रहेगा, 2 नीचे रहेगा। जो समीकरण में से घटाना है उसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद घटाने की क्रिया करेंगे तो x जो है वो -x में बदल गया नीचे, तो -2y को प्लस हो गया और 2 वो प्लस हुआ लास्ट में। आप देखेंगे तो एक धन एक ऋण कट गया, y का गुणांक बन गया 2 और 1 3y बराबर 20 ऋण 2 18, अर्थात 3 से भाग दे देंगे तो y बराबर 3 6 18 6। तो हमें y का मान 6 मिल गया। जब भी समीकरण में एक चरांक का मान मिल जाता है तो उसका उपयोग करते हुए दूसरे चरांक का मान निकालेंगे। दिए गए किसी भी समीकरण में हम y का मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर y बराबर 6 जो ये मिला है हमें, जो समीकरण आसान लगे हम उसी में रखेंगे। मुझे x प्लस वाई बराबर 20 आसान लग रहा है पहला, तो हम पहले समीकरण में y बराबर 6 का मान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, चूँकि समीकरण है x प्लस वाई बराबर 20, जिसमें x हमें ज्ञात करना है, y का मान 6 हमें प्राप्त हुआ है बराबर 20। सरल करेंगे x बराबर पक्षांतर करते हुए 20 धन 6 बन जाएगा ऋण 6, इसलिए x बराबर 20 ऋण 6 बराबर 14। तो x 14 मिला है, y 6 मिला है। तो x चूंकि लंबाई मानी है हमने, तो आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई y जो है 6 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न का उत्तर मिल गया, आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। ये हमने निरसन करते हुए समीकरण को हल किया। आपके पाठ्यपुस्तक में यही उदाहरण डिटर्मिनेंट्स निश्चयक पद्धति द्वारा हल किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपके सामने दो पद्धति मिल गई एक ही प्रश्न के लिए। एक अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरी पद्धति आपके पाठ्यपुस्तक में है। तो पाठ्यपुस्तक में यह उदाहरण निश्चयक पद्धति द्वारा हल किया गया, उसे भी देखेंगे। तो आप स्वतंत्र हैं, जो आपको आसान लगे उस पद्धति से हम इसे हल करेंगे। अब सीधे सीधे चलते हैं प्रश्न संग्रह 1.5 पेज नंबर 26 पर। यह उदाहरण है पहला, दो संख्याओं का अंतर 3 है। तो पहला सोपान हमारा है प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। तो दो संख्याओं का अंतर 3 है, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या का 2 गुना, उनका योगफल 19 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल कैसे शुरू करेंगे, पहले दो संख्या, तो कौन सी दो संख्या है, तो माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y है। हमने बड़ी से छोटी क्यों माना, क्योंकि अंतर बताना है ना। तो अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर दिखाना है तो बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे और घटाएंगे। तो माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है उनका जो अंतर वो 3 है। तो हम सीधे सीधे बड़ी में से छोटी घटाएंगे, x माइनस वाई, और वो किसके बराबर है, अंतर 3 के बराबर है। तो हमें ये तुरंत पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब चलते हैं दूसरी शर्त या जानकारी को देखते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा बड़ा वाक्य है कि बड़ी संख्या का 3 गुना, मतलब ये बड़ी संख्या उसका 3 गुना, और छोटी संख्या का दुगुना, ये छोटी संख्या उसका 2 गुना,
दोनों का योगफल 19 है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 19 मिलेगा। तो यह हमारे लिए दूसरा समीकरण है, क्योंकि इससे ज़्यादा सरल ये नहीं हो पाएगा। तो दो समीकरण हमें मिल गए। अब हमारा काम क्या है? समीकरण के चरांकों का गुणांक चेक करना, और गुणांक अगर असमान है तो उनको समान करना, ताकि जोड़ने या घटाने की क्रिया से किसी एक चरांक का निरसन हो सके। तो समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से देखते हैं तो x और y के गुणांक समान नहीं है, तो हमें समान करना होगा गुणा करते हुए। और मैं देखता हूँ यहाँ पर समीकरण 1 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो 2x और 2y बन जाएगा, और नीचे भी समीकरण दूसरे में 2y पहले से ही है, यानी ये 2y समान दिख रहे हैं, चिन्ह अलग अलग हैं, तो जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे। तो मुझे आसान क्या लग रहा है कि मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करूं। तो चलिए हम कृति करते हैं। तो पहला काम समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो क्या बन जाएगा? ये समीकरण 1 बन जाएगा 2x ऋण 2y बराबर 6। 2 से गुणा किया, 2x ऋण 2y बराबर 6। तीसरा, अब समीकरण 1 3 बन गया। अब 2 और 3 को अगर ध्यान से देखें तो 2y दोनों में है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो 2 और 3 को जोड़ देने पर 2y का निरसन हो जाएगा। तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो चलिए 2 और 3 को जोड़ना है तो हम ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर लिखेंगे। जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो 2 ऋण और 2 धन जो है y कट जाएंगे, बचेगा 3 और 2 5x बराबर 19 और 6 25। 5 से भाग देने पर x का मान आ जाएगा 25/5, मतलब यह बराबर 5 हुआ। तो इसलिए x बराबर 5। अब एक चरांक का मान मिल गया, अब हमारा काम हो गया आसान। इसी चरांक का मान हम समीकरण 1 2 3 जो आसान लगे उसमें रखकर y का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर 5 हमें मिल गया है, तो x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। और समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 3, जिसमें से x का मान है 5 हमें मिला, माइनस वाई इक्वल टू 3। हल करेंगे तो माइनस वाई 3 है, पक्षांतर किया 5 को -5 हो गया, ऋण वाई इक्वल टू -2, अर्थात y बराबर 2। पक्षांतर कर देंगे दोनों अदला बदली तो y बराबर 2 हो जाएगा, या ऋण 1 से भाग दे देंगे तो भी y बराबर 2 आ जाएगा। तो x का मान 5 मिला, y का मान 2 मिला। तो प्रश्न के हिसाब से बड़ी संख्या हमने माना था x जो कि 5 होगी, छोटी संख्या हमने मानी थी y जो कि 2 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में लिखा गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या है बड़ी संख्या 5, छोटी संख्या 2। अगला उदाहरण देखेंगे। कृति पूर्ण कीजिए, मतलब आपके पाठ्य पुस्तक में एक आकृति बनी हुई है, उस आकृति में जानकारियाँ दी गई हैं, उसी जानकारी को देखकर हमें कृति पूर्ण करनी है, समीकरण बनाना है। तो आकृति है आयत, मैं आयत हूँ, लिखा गया है वहाँ पर, लंबाइयों के मान दिए गए हैं, चौड़ाई के भी मान दिए गए हैं। उसके बाद हमें पूछा गया है x और y का मान ज्ञात कीजिए, और उसके बाद मेरा क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात कीजिए, मतलब आयत का क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल और परिमिति कब ज्ञात होगी? जब हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई प्राप्त होगी।
और चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करने के लिए x और y का मान ज्ञात करना होगा। सबसे पहले देखते हैं आयत की लंबाइयों को। गुणधर्म है कि आयत की लंबाई समान होती है, तो हम दी गई जानकारी के हिसाब से लंबाई का समीकरण बनाएंगे। उसी प्रकार चौड़ाई भी समान होती है, तो चौड़ाई को बराबर करते हुए दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो आयत की लंबाई बराबर 4x ऋण y पहला है, और दूसरा है आकृति में 2x धन y बराबर 8। दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि लंबाई है एक ही आयत की। सरल करेंगे बाद में। चौड़ाई को देख लेते हैं। चौड़ाई है एक 2y, दूसरी चौड़ाई है x + 4। तो इसका मतलब यह हो गया दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरण को सरल करते हुए लंबाई और चौड़ाई को सरल रूप देंगे तो क्या मिलेगा? हमें समीकरण मिलेगा 4x, 2x को पक्षांतर किया, ऋण y पहले से ही है और ऋण y पक्षांतर हुआ y का, दूसरी ओर 8 है। सरल करेंगे तो 4x ऋण 2x बराबर 2x, ऋण y ऋण 2y बराबर 8। 2 से भाग देने पर x ऋण y बराबर 4। तो ये हमें पहला समीकरण मिला। ठीक उसी प्रकार चौड़ाई को भी सरल रूप देंगे तो 2y - x को पक्षांतर किया हमने और उस तरफ 4 पहले से ही है। क्रम से लिखेंगे तो -x - 2y बराबर 4 -4। मतलब हमने क्या किया? पक्षांतर कर दिया ताकि x जो है वो धनात्मक हो जाए। x धनात्मक हुआ तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा। 2y माइनस हो गया, 4 - 4 हो गया। यह हमें मिल गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 मिलने पर अब हम इसे युगपत समीकरण की तरह हल करेंगे। और अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों समीकरण में x के गुणांक समान है, लेकिन दोनों धनात्मक हैं, इसलिए घटाने पर x का निरसन हो जाएगा। तो 1 में से 2 घटाया तो 1 को ऊपर रखा, 2 को नीचे रखेंगे। घटाने की क्रिया करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। नीचे वाले जो समीकरण है ऋण 2 का धन 2 हो गया, ऋण 4 का धन 4 हो गया। चूंकि x विपरीत है कट के 0 और y में +2y और -y है तो घटकर 1y बचेगा बराबर 8। 4 + 4 y का मान 8 मिल गया तो x का मान आसानी से निकाल लेंगे। किसी भी एक समीकरण में y का मान 8 रखने पर समीकरण 1 में रखकर देखता हूँ मैं। समीकरण 1 है x - y बराबर 4, जिसमें x का मान निकालना है और y जो है 8 है तो -8 बराबर 4। तो x बराबर 4, 8 का पक्षांतर धन 8 बराबर हुआ x बराबर 12। तो y का मान 8, x का मान 12 हमें मिल गया। x और y का मान मिल गया। हमारा प्रश्न में पूछा गया था कि x और y का मान बताओ, तो हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। तो x का मान 12, y का मान 8 हमें मिला। और आकृति को अगर याद कीजिए आप ध्यान से, मैं फिर से आकृति बना दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं लंबाई या चौड़ाई दिए गए हैं, उनमें हम x और y का मान रख के किसी भी एक में हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आयत की लंबाई मैं ये सरल वाला लेता हूँ 4x - y, जिसमें x का मान 12 और y का मान 8 रखकर यह हमें मान मिला। गुणा कर देंगे, 12 चौक 48 ऋण 8 बराबर 40। तो लंबाई मिल गई 40। उसी प्रकार चौड़ाई को देखते हैं। कोई एक चौड़ाई 2y सबसे आसान, 2 गुणे y 2 गुणे 8 16। तो आयत की चौड़ाई मिल गई 16।
लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई। हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल और परिमिति। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? चूंकि सूत्र हमें पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर इसलिए आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई 40 है, देख रहे हैं आप, और चौड़ाई 16 है। गुणा कर देंगे, 16 चौका 64, 640 वर्ग इकाई हो गया क्षेत्रफल। उसी प्रकार चूंकि परिमिति का सूत्र क्या है? आयत की परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो इसका मतलब यहाँ हुआ आयत की परिमिति बराबर 2, लंबाई तो हमें पता ही है 40 और चौड़ाई 16, हमने देखा अभी। 2 गुणे 40 धन 16 56, अर्थात 2 गुणे 56 112 इकाई आयत की परिमिति हो गई। तो प्रश्न में क्या क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था x का मान, और हमें मिला है 12, x बराबर 12, y बराबर 8, और आयत का क्षेत्रफल 640 वर्ग इकाई, और आयत की परिमिति 112 इकाई। इस तरह से हमने यह प्रश्न हल किया। प्रश्न संग्रह 1.5 पेज 26 का हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, ये आयु वाले प्रश्न हैं। पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है, और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कौन सी दो जानकारी हमें ज्ञात करनी है? दोनों की आयु, पिता की आयु, पुत्र की आयु, उन्हीं को हम मानेंगे। दो राशियां हैं हमारे पास, तो पिता की आयु, पुत्र की आयु। तो माना पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष हमने मान लिया। चलिए अब हम पहली जानकारी या शर्त को देखते हैं। तो पहली जानकारी में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर। तो चलिए, पिता की आयु x, इसमें पुत्र की आयु y का दुगना, 2 से गुणा, जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है? योगफल 70। प्रश्न में लिखा है 70। ये पहला समीकरण मिल गया आसानी से। चलिए अब देखते हैं दूसरी जानकारी। दूसरी जानकारी को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना, तो पुत्र की आयु y, जिसमें पिता की आयु x, उसका दुगना 2x, दोनों को जोड़ने पर मिलता है 95। इसको सही क्रम में अगर लिखें, x को पहले 2x प्लस y इक्वल टू 95, सही क्रम में हो गया यह समीकरण दूसरा। दोनों समीकरण के x और y गुणांक को देखें तो एक भी समान नहीं है, तो हमें किसी एक को समान करना होगा। एक में अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 2x हो जाएगा, यानी x समान हो जाएगा। जबकि समीकरण 2 में अगर मैं y से गुणा करूं तो वहां पर 2y मिल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 का निरीक्षण करके आप स्वयं इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए कि किस में हम किसका गुणा करें, और ताकि गुणांक समान हो जाए। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, मैं भी हिंट देता हूँ, हल आप करेंगे ही। विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफ़र में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। मतलब वह दूरी बस से भी तय किया, हवाई जहाज से भी तय किया सफ़र, दोनों मिलाकर कुल दूरी 1900 किलोमीटर। बस का औसत वेग जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हवाई जहाज का औसत वेग 700 किलोमीटर घंटा है, और इन दोनों सफ़र को उसने 5 घंटे में पूरा किया हो, तो विशाल ने बस से कितने किलोमीटर सफ़र तय किया?
तो कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज़ से किया है। तो माना बस से x किलोमीटर की दूरी तय की, यानी और हवाई जहाज़ से जो तय दूरी है वो y किलोमीटर है। ये हमने मान लिया व्यंजक। अब पहला शर्त क्या है कि दोनों मिलाकर कुल सफ़र हुआ 1900 किलोमीटर। ओके, मतलब ये है 1900 किलोमीटर। तो बस से तय दूरी x, हवाई जहाज़ से तय दूरी y, दोनों की दूरी मिलाकर 1900 किलोमीटर। ये पहला समीकरण बन गया। पहला समीकरण आसान था। दूसरा समीकरण को ध्यान से देखना है कैसे बनेगा, क्योंकि वहाँ जानकारी है 5 घंटे में पूरा हुआ है सफ़र। तो समय कहाँ है, समय तो दिया ही नहीं गया इसमें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेग बराबर दूरी बटे समय, यह जो सूत्र है इसका प्रयोग करना होगा। हम जानते हैं वेग का सूत्र, चाहे बस हो चाहे हवाई जहाज हो, वेग बराबर तय दूरी बटे लगने वाला समय। उस हिसाब से समय क्या हो जाएगा, अगर पक्षांतर करें तो समय ऊपर आ गया, वेग नीचे चले जाएगा, दूरी बटा वेग होगा। तो समय ज्ञात करना हो तो दूरी में वेग से भाग देंगे तो समय प्राप्त होता है। चलिए अब यही समय बस से और यही समय हवाई जहाज से ज्ञात करेंगे। तो दूरी x बस के लिए और बस का वेग 60 किलोमीटर प्रश्न में दिया गया है। तो ये बस से यात्रा का समय लगा। उसी प्रकार हवाई जहाज के लिए हवाई जहाज का वेग, हवाई जहाज द्वारा तय दूरी बटे लगा समय। तो समय बराबर हुआ यहाँ भी दूरी बटे वेग, और दूरी कितनी तय की हवाई जहाज से, माना हमने y, और हवाई जहाज का वेग प्रश्न में दिया गया है 700 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के द्वारा समय मिला। बस के लिए समय है x बटे 60 और हवाई जहाज का समय है y बटे 700। तो हम इसी पर फोकस करेंगे कि बस यात्रा में लगा समय x बटे 60, हवाई जहाज यात्रा में लगा समय y बटे 70, और दोनों को मिलाकर कुल समय कितना लगा। दूसरी शर्त यही है हमारी कि दोनों सफ़र में कुल लगा समय 5 घंटा। मतलब बस का जो समय x बटे 60, हवाई जहाज का समय y बटे 700, ये दोनों समय मिलाकर 5 हुआ। अब इसको सरल रूप देंगे, हम 10 से गुणा कर देते हैं तो x बटे 6, 1 जीरो कट जाएगा, y बटे 70, 1 जीरो कट जाएगा, और 10 से गुणा किया तो 50 हो गया। इसको और सरल रूप देंगे तो सीधे सीधे हम तिरछा गुणा करते हुए जो हर की संख्या है उसको गायब करेंगे। x गुणे 70, 6 गुणे y बटे 6 गुणे 70 बराबर 50। अब 70 धन 6y बराबर 50। 6 गुणे 70 जो नीचे है तिरछा गुणा करते हुए 6 गुणे 70 राइट साइड में आ गया, तो 70x धन 6y बराबर, गुणा करने पे हमें मिलेगा 21,000। ये समीकरण दूसरा। अब हमें दो समीकरण मिल गए, समीकरण 1, समीकरण 2, दोनों को मिलाकर निरीक्षण कीजिए और हल करने का प्रयास कीजिए। कैसे करेंगे, थोड़ा सा हिंट आगे मैं बढ़ा देता हूँ। xy 1900 पहला समीकरण, और दूसरा 70x धन 6y बराबर 21,000। अब या तो y को समान करो 6 से गुणा करके समीकरण 1 में, या x को समान कीजिए 70 का गुणा करके समीकरण 1 में, जो आपको आसान लगे। तो समीकरण 1 में 6 से गुणा करना आसान है, तो 6x 6y और 1900 गुणे 6, यह मिल जाएगा। 1 में से 2 घटा दीजिए तो y कट जाएगा, x का मान मिलेगा, और x जो था वो बस द्वारा प्राप्त दूरी यानी सफ़र, हमें उत्तर मिल जाएगा।
तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।